हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो क्लास है वो है डीसी जनरेटर के सिद्धांत के बारे में, यानी डीसी जनरेटर का जो सिद्धांत है वो क्या होता है और इस सिद्धांत के अनुसार कैसे एक जनरेटर होता है वो जो ईएमएफ जनरेट करता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। और आज आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आईटीआई के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिद्धांत के द्वारा किस तरीके के क्वेश्चन आप अप्लाई किए जाते हैं वो आज मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। और ये आज जो क्लास है वो तीसरी क्लास है डीसी जनरेटर की। 2 क्लासें मैं पीछे डाल चुका हूँ और आप अगर नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अपना जो चैप्टर चल रहा था वो है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर की जो आज तीसरी क्लास है, आज जो पढ़ूंगा कुछ पार्ट के बारे में रह गया था, कुछ पार्ट मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ कि स्लिप रिंग के बारे में। स्लिप रिंग क्या होती है पहले उससे बात करते हैं अपने स्लिप रिंग। स्लिप रिंग एक ऐसा साधन है या फिर ऐसा एक तरीके का जो अपने कह सकते हैं कि एक पार्ट होता है जो डीसी जनरेटर का, जो क्या काम करता है कि जो आर्मेचर द्वारा उत्पन्न जो ईएमएफ है उसको बाहर लेने के लिए एक यूज़ में लाया जाता है। डीसी जनरेटर आर्मेचर का एक भाग है, उसे कहते हैं स्लिप रिंग। आपके मन में डाउट होगा कि कम्यूटेटर भी होता है। तो कम्यूटेटर का जो काम होता है वो होता है कि जिस तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि ये एक आर्मेचर है और यहाँ पर क्या लगाया गया है, कम्यूटेटर लगा दिया गया है और यहाँ से कार्बन ब्रश है और इससे सहायता से अपने बाहर डीसी यानी कम्यूटेटर का काम क्या होता है कि एसी सप्लाई जनरेट हो रही है यहाँ पर, उसको 2 किस में कन्वर्ट करके देगा डीसी के अंदर। अपने को यहाँ पर कौन सी सप्लाई मिलेगी, डीसी सप्लाई मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर कम्यूटेटर में नहीं लगा रहा, यहाँ पर 2 रिंग यानी छल्ले लगा दिए मैंने इस तरीके से, तो यहाँ से जो सप्लाई जो जनरेट होती है वो मिलती है एसी। यानी स्लिप रिंग का काम क्या होता है कि एसी टू एसी। स्लिप रिंग जो आर्मेचर में बन रहा है वही आपको आउटपुट में बाहर दे देगा, यानी वो क्या कहलाती है, स्लिप रिंग कहलाती है। ये बनी होती है फास्फोरस ब्रॉन्ज या फिर पीतल से बनाई जाती है। ठीक है, एसी टू एसी काम कौन करता है, स्लिप रिंग करती है। और डीसी टू डीसी कौन कन्वर्ट करता है, कम्यूटेटर। ठीक है, और अपने कह सकते हैं एक आता है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग का भी काम क्या होता है कि आपको एसी जो आर्मेचर में जनरेट हो रही है उसको बाहर क्या देता है, डीसी के अंदर आपको जनरेट देता है। वो क्या होती है, स्लिप्ड रिंग होती है, जो इस तरीके से प्रदर्शित की जाती है। ये पीतल की बनाई जाती है। यहाँ से क्या होता है, कार्बन ब्रश लगे होते हैं, तो यहाँ से अपने को सप्लाई जो मिल जाती है ये क्या कहलाती, स्लिप्ड रिंग कहलाती है। स्लिप्ड के अंदर क्या होगा कि बीच में कटा हुआ भाग होगा, स्लिप रिंग के अंदर कुछ नहीं होगा। आपको इस तरीके से 2 रिंग यानी छल्ले मिलेंगे। अगर सिंगल फेज की सप्लाई है तो 2 होंगे, अगर 3 फेज की है तो रिंग की संख्या कितनी होगी, 3 होगी या। ठीक है, और कम्यूटेटर की बात करें तो कम्यूटेटर आपको इस तरीके से शेप दिखाई देती है, उसमें कुछ खांचे होते हैं और उन खांचों में क्या भरा होता है वो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। ठीक है, तो ये था स्लिप रिंग के बारे में। ठीक है, तो जो पिछले वाले क्लासों में कुछ रह गए थे टॉपिक है, तो आज मैं इनका रिवीजन कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर यानी डीसी जनरेटर का सिद्धांत है। सिद्धांत की बात की जाए, माइकल फैराडे एक वैज्ञानिक था जिसने डायनमो का निर्माण किया था। सबसे पहला जनरेटर उन्होंने बनाया था विश्व के अंदर सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने, और उन्होंने सिद्धांत दिया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। तो डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या होता है कि डीसी जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। और यह प्रेरण का नियम क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप क्या बताओगे, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है डीसी जनरेटर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है,
माइकल फैराडे ने बताया था कि जब आप दो चुंबकीय क्षेत्र के मध्य इनकी दिशा क्या होती है भाई, एन से एस की ओर। जब कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र के मध्य किसी चालक को घुमाया जाता है, अपने अभी तक चालक कौन सा बढ़ रहे हैं, आर्मेचर, यानी ये कौन सा भाग हो गया, आर्मेचर हो गया, ठीक है। ये आपका कौन सा भाग है, आर्मेचर। ये कौन से हो गए, फील्ड पोल। ये भी कौन सा है, फील्ड पोल। और ये बाहर आए, यहाँ पर ये क्या लगाई है मैंने, एक कम्यूटेटर लगा दिया है। इसके ऊपर क्या है, खांचे कटे हुए हैं इस तरीके से, यहाँ से कार्बन ब्रश लगा हुआ है और यहाँ से सप्लाई बाहर मिलेगी। यानी फैराडे का जो पहला नियम क्या कहता है, फैराडे ने कितने नियम दिए थे, 2। पहला नियम क्या कहता है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाया जाता है तो उस चालक के घुमाने से क्या होता है कि इन चुंबकीय बल रेखाओं में छेदन होता है। जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घुमाएंगे तो चालक में क्या होता है, छेदन होता है। और चालक क्या करेगा, उन चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा या छेदन करेगा। तो उस छेदन या फिर काटने से क्या होता है कि एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, जो क्या कहलाता है कि डीसी जनरेटर का ईएमएफ कहलाता है। बात समझ में। पहला नियम क्या था कि जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घुमाया जाता है, इसको क्या करना है, रोटेट कराना है, यानी घुमाना है। तो घुमाने से क्या होगा कि ये जो चुंबकीय बल रेखा है इनमें क्या होंगे, छेदन होगा, कटेगी। तो जिसके कारण क्या होगा, एक ईएमएफ उत्पन्न होगा। ये कौन सा नियम है, फैराडे का फर्स्ट लॉ, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, फैराडे का दूसरा नियम यह कहता है कि चालक को आप धीरे धीरे घुमाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखा है वो कम घटेगी, तो ईएमएफ का मान भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अगर आप ज़्यादा जल्दी से या फिर अधिक गति से घुमा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि ईएमएफ के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी दूसरा नियम क्या कहता है कि जब चालक की गति को ज़्यादा घुमाओगे तो ज़्यादा ईएमएफ मिलेगा, अगर कम घुमाओगे तो कम ईएमएफ मिलेगा। ये क्या थे, 2 नियम थे फैराडे के। तो आपको समझ में आया कि फैराडे का सिद्धांत क्या होता है जनरेटर का। तो माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस नियम के अनुसार है जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाया जाता है तो चालक में चुंबकीय बल रेखा छेदन करता है, तो इस उत्पन्न से क्या होता है, एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, जो क्या कहलाता है, डीसी जनरेटर का ईएमएफ कहलाता है। दूसरा नियम क्या था कि इसकी d∅/dt यानी फ्लक्स परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है, गति के, यानी d∅ क्या होता है, dt होता है। दूसरा नियम क्या कहता है, d∅/dt यानी जो फ्लक्स परिवर्तन का मतलब कि फ्लक्स कटने की जो दर है वो बटा समय में होगी, तो ये क्या कहलाएगा, दूसरा यानी ईएमएफ भी क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। ठीक है, जितना कम समय में ज़्यादा फ्लक्स काटोगे तो ईएमएफ भी क्या मिलेगा, ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा समय में कम फ्लक्स काटोगे तो ईएमएफ भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ये था डीसी जनरेटर के सिद्धांत। समझ में आया आप सभी को। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो किस टाइप का होता है, यानी जो ईएमएफ होता है वो किस टाइप का होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्मेचर के अंदर जो उत्पन्न ईएमएफ होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो एसी टाइप यानी ज्यावक्रीय होता है, जिसे क्या कहते हैं, साइन वेव। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, कम्यूटेटर से पहले क्या होता है, यहाँ तक क्या आती है, एसी सप्लाई आती है। आपसे पूछा जाता है कि आर्मेचर की मूल प्रवृत्ति क्या है, यानी जनरेट करने की मूल प्रवृत्ति क्या है, तो एसी को जनरेट करता है। यहाँ पर डिसाइड होता है कि अगर कम्यूटेटर लगाया गया है तो आउटपुट में आपको डीसी मिलेगी, अगर स्लिप्ड रिंग लगाई गई है तो भी आपको डीसी मिलेगी, अगर लगाई गई है स्लिप रिंग लगाई गई है तो आपको क्या मिलेगी, एसी से कन्वर्ट होकर आपको बाहर क्या मिल जाएगी, एसी मिलेगी, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि आर्मेचर की मूल प्रवृत्ति क्या है, तो आपको क्या बताना है, एसी होती है। और आउटपुट के अंदर डिपेंड करता है कि आपने वहाँ पर आउटपुट बाहर लेने के लिए किस प्रकार का साधन लगाया गया है, या तो आपने स्लिप रिंग लगा रखी है या फिर कम्यूटेटर लगाया या फिर स्लिप रिंग लगाया है, इन तीनों पर डिपेंड करता है, यानी आउटपुट में आपको किस प्रकार की सप्लाई चाहिए। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला होता है कि F बराबर PN/120। 120
Pn बटा 120। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होगी यानी सप्लाई कौन सी है, AC जनरेट हो रहा है, AC जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होगी उसका जो मान है अपने को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे कि P क्या होता है, यहाँ पर पोलों की संख्या, उसके बाद में N क्या होता है, चालकों की संख्या, सॉरी टर्नो घुमाव गति, घूर्णन गति, घूर्णन गति होता है, ठीक है। और 120 यहाँ पर लिया गया नियतांक। नियतांक कैसे होता है कि इसमें बताया जाता है कि एक चक्कर को काटने में लगा समय यानी n बट्टे के अंदर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और अगर बात करें कि n बटे 60 है, n बटे 60 को गुणा किया जाता है 2 से, और 2 से गुणा क्यों करेंगे अपने, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाएगी n यहाँ पर क्या है, घूर्णन गति बटे 60, 60 का मान लिया जाता है कि इसको यानी कन्वर्ट कर लिया जाता है कि सेकंड के अंदर, यानी टाइमिंग को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इससे भाग लगाया जाता है, 60 से भाग लगाया जाता है, ठीक है। और वैसे भी देखा जा सकता है कि 120 यानी यहाँ पर अगर बात की जाए कि पूरा इसको डिवाइडेशन किया जाता है 120 डिग्री, ठीक है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। इसके बारे में क्वेश्चन क्या आता है कि एक 4 पोल का अल्टरनेटर, एक 4 पोल का अल्टरनेटर है जो क्या करता है कि 1500 यानी 1500 RPM की घूर्णन गति पर चल रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी का मान ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे कि P यानी कितना है, 4 है, गुणा में N कितना है, 1500 है, बट्टे में क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 0 से 0, 4 तिये 12, 5 तिये 15, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो कितना आएगी, 50 हर्ट्ज आएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि n का मान ज्ञात करो तो आप कैसे करोगे, इसको इस तरीके वज्र गुणा करना है, यानी n का मान आपको ज्ञात, P का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है कि F इंटू में 120 बट्टा में n। अगर n का मान ज्ञात करना है तो क्या होगा, F इंटू 120 बटा में क्या हो जाएगा, P, और F का तो ये फॉर्मूला आ ही गया। यानी ये तीनों फॉर्मूले आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। ये चीज़ आप सभी को समझ में आ गई है। अब बात करते हैं कि DC जनरेटर के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं के छेदन से क्या उत्पन्न हो गया अपने पास है, एक EMF है। तो उस EMF को अगर ज्ञात करना है तो किस प्रकार की समीकरण काम में ली जाती है, वो अपने चर्चा करते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है DC जनित्र की EMF समीकरण। EMF समीकरण की बात करता हूं तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि EMF होता है वो डिपेंड किसके करता है। तो सबसे पहले बात करना चाहूँगा यानी फ्लक्स के क्या होता है, समानुपाती होता है EMF। फ्लक्स से क्या होता है, समानुपाती, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा तो आपने जो जनरेट हो रहा है EMF उसका भी मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा तो ज़्यादा छेदन होगा, और ज़्यादा छेदन से क्या होगा, EMF भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर घूर्णन गति के भी क्या होता है, समानुपाती होता है EMF। यानी अगर घूर्णन गति ज़्यादा है तो EMF भी क्या मिलेगा, ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा घूर्णन गति से क्या होगा कि चुंबकीय बल रेखाओं में छेदन भी क्या होगा, ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, ये मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि फाई ZNP बट्टे में 60 और A, ये होता है EMF की विद्युत वाहक बल समीकरण का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे आया मैं बताऊंगा कि EMF होता है वो फ्लक्स के क्या होता है, समानुपाती। जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा उतना ज़्यादा EMF आपको मिलेगा। Z यानी चालकों की संख्या, अगर आर्मेचर में चालक ज़्यादा है तो ज़्यादा छेदन करेंगे, अगर कम है तो कम छेदन करेंगे। उसके बाद N होता है घूर्णन गति, यानी घूर्णन गति के क्या होता है, समानुपाती होता है। P यानी पोलों की संख्या, अगर पोल 2 पोल है तो चुंबकीय क्षेत्र कम बना रहे हैं, अगर 4 पोल होंगे तो ज़्यादा बनाएंगे, अगर 8 पोल होंगे तो ज़्यादा और भी ज़्यादा बनाएंगे। तो ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा तो ज़्यादा कटेगा, और ज़्यादा कटने से क्या होगा, EMF भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं कि 60 यहाँ पर नियतांक यानी N बट्टे में 60, जो मैंने अभी बताया था कि N बट्टे 60 क्या होता है कि एक चक्कर को काटने में लगा समय
यानी एक चक्कर को काटने में लगा समय n/60, यानी इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए n/60। उसके बाद ए की बात करता हूँ, ए होता है इसमें समांतर पथों की संख्या। समांतर पथों की संख्या अपने लेफ्ट वाइंडिंग वेव वाइंडिंग के अंदर पढ़ा था कि समांतर पथों की संख्या, ठीक है। तो वही है यहाँ पर लेफ्ट वाइंडिंग के समांतर पथों की संख्या। ये होता है कि वाइंडिंग पर डिपेंड करता है कि लेफ्ट वाइंडिंग है या फिर आर्मेचर वेव वाउंड है। तो आपको समझ में आया विद्युत वाहक बल समीकरण। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि एक जनरेटर जिसमें 8 वेबर का फ्लक्स बन रहा है, यानी 8 वेबर का फ्लक्स है और 1500 आरपीएम की घूर्णन गति पे क्या वो चल रहा है, ठीक है। और उसमें किस प्रकार का है, इसमें जो पोलों की संख्या वो है 8 पोल, और वो भी कौन सा है, वेव वाउंड। कौन सा है वो, वेव वाउंड है। और उसके बाद में बस इतना आपको दिया होगा, और उसमें चालकों की संख्या का मान दे रखा है, मान लेते हैं 12 चालक लगाए गए। तो उत्पन्न ईएमएफ की क्या करो, गणना करो। तो आप कैसे करोगे कि फाई का मान कितना दे रखा है, 8 वेबर, मल्टीप्लाई में जेड की संख्या कितनी है 12, गुना में एन 1500, गुना में पी यानी पोलों की संख्या क्या दे रखी है 8 बटे 60। ए डिसाइड क्या करेगा, मैंने बताया था कि आर्मेचर में वाइंडिंग दो तरीके से की जाती है। एक क्या होता है लेप वाउंड और एक होता है वेव। लेप वाउंड होगा तो वहां पर क्या होता है कि ए बराबर क्या होता है पी होते हैं, यानी जितने पोल होंगे उतने क्या होंगे समांतर पथ होंगे। यहाँ पर बात करता हूँ वेव वाउंड की बात करता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि पोल होंगे ना, ये समांतर पथों की संख्या हमेशा कितनी होती है 2 होती है, पोलों की संख्या के बराबर नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि कौन सी वेव वाइंडिंग की है लेप, यहाँ पर कौन सी है वेव है, तो यानी समांतर पथ कितने होंगे 2 होंगे, ठीक है। और पोलों की संख्या 8 आ गई। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये चला गया 4 पे, उसके बाद में 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6, 5 तिये 15, ये 2 से चला गया 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 चौक 48, ये 48 हो गया। और उसके बाद में इसको अपने यहाँ पर भी 4 बचा है, 5 चौके 20, ठीक है। तो इसको अब गुणा करेंगे अपने ईएमएफ को, 0 0 आ गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 का 1 और 4 दूनी 8 1 9, यानी 960 वोल्ट का क्या मिलेगा यहाँ पर अपने को ईएमएफ मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ईएमएफ की गणना करनी, इस फॉर्मूले में लिखना है। अगर यहाँ पर मैं बोलता कि लेप वाउंड है, यहाँ पर क्या है लेप है, लेप वाउंड है, तो यहाँ पर क्या आता, मैंने 2 लिखा, यहाँ पर क्या लिख देता था मैं 8 है, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाता, तो आंसर क्या आता इससे अलग। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि विद्युत वाहक बल समीकरण क्या आती है फाई जेड एन पी 60A, यानी फाई क्या है फ्लक्स का मान, जेड क्या है चालकों की संख्या, एन क्या है घूर्णन गति, और यहाँ पर जो पी है वो पोलों की संख्या, और 60 है जो नियतांक यानी 1 सेकंड में कन्वर्ट किया गया है। और उसके बाद में बात करते हैं ए यानी समांतर पथों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ तक सभी का कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जाते हैं कि आर्मेचर के अंदर कितने चालक लगे हो सकते हैं, या पूछ सकता है कितने घूर्णन गति पर घूर्णन कर रहा है। अगर वो 220 वोल्ट जनरेट कर रहा है तो आपको इस तरीके से यहाँ से पक्षांतर करके आप फॉर्मूले बना सकते हो अनेक सारे, ठीक है ना। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, यानी फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के बारे में। आप स्टार लगा के लिख लेना कि अगर लेप वाउंड होगा तो वहाँ पर पोलों की संख्या समांतर पथों की संख्या के बराबर होती है, ये वाला। और वेव वाउंड के अंदर क्या होता है कि समांतर पथों की संख्या कितनी रखी जाती है 2 रखी जाती है। अब बात करते हैं कि फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम।
फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक था जिसका जो पूरा नाम था वो था एम्बोज, जॉन एम्बोज फ्लेमिंग। जॉन एम्बोज फ्लेमिंग, ठीक है ना। एम्बोज फ्लेमिंग ने एक डीसी परिपथ के संदर्भ में, यानी डीसी के अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसके संबंध में दो नियम दिए थे। एक तो होता है लेफ्ट हैंड रूल और एक होता है राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल लगता है एसी मोटर में, सॉरी डीसी मोटर में, और राइट हैंड रूल लगता है डीसी जनरेटर के अंदर। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि दो नियम दिए थे, एक तो लेफ्ट हैंड का और एक राइट हैंड का। तो आज अपने पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम, फ्लेमिंग का दायां हस्त यानी राइट हैंड रूल के बारे में। राइट हैंड रूल क्या होता है, तो इससे पहले जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये नियम उपयोग में क्यों लाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या होता है कि फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम क्यों यूज़ में लाते हैं, क्योंकि जनरेटर के अंदर ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए, या फिर जनरेटर में ईएमएफ की दिशा को, या फिर ईएमएफ के अंदर या जनरेटर में धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए डीसी जनरेटर में फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ आप याद रखोगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि आर्मेचर में धारा की दिशा का मान ज्ञात करना है तो किस नियम के द्वारा किया जाता है, तो आप बताओगे फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम से धारा की दिशा का मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। और ये किस तरीके का नियम होता है, तो इस नियम के अनुसार अगर राइट हैंड रूल को इस तरीके से रखना है, आपको समकोण पे रखना है, समकोण पे, यानी अंगूठा इसके क्या होना चाहिए, प्रथम उंगली के तर्जनी पे क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, और माध्यिका के क्या होना चाहिए, प्रथम उंगली और द्वितीय उंगली दोनों में क्या होती है, समकोण होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अब क्या होता है कि इस नियम के अनुसार जब किसी अंगूठा चालक की दिशा में रख दिया जाए, यानी जो जनरेटर है वो इस दिशा में घूम रहा है, घूर्णन गति क्या है, इस दिशा में है, तो मैं इस तरीके का रखूँगा। तो राइट हैंड रूल इस तरीके से ऐसे करेंगे, तो यानी अंगूठा क्या बताता है, चालक की दिशा को इंगित करे। अंगूठा क्या करे, चालक की दिशा को इंगित करे। वह प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करे। तो जो ये माध्यिका जो उंगली, ये वाली जो उंगली है मध्य में, ये क्या करेगी, धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यानी मैं बताना चाहूँगा कि दिशा क्या है, अंगूठा क्या बताएगा, घुमाव दिशा। यानी मैं एक बार थोड़ा सा वो बना देता हूँ, ठीक है। तो ये बताता है घुमाव दिशा को, जो प्रथम उंगली है वो बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, क्षेत्र की दिशा को, और जो ये उंगली है ये बताएगी धारा की दिशा या फिर ईएमएफ की दिशा को इंगित करेगी, ठीक है। आपको इस तरीके रखना है, परस्पर समकोण पे होना चाहिए, सभी के समकोण पे होना चाहिए। यानी इस नियम के अनुसार अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है, चालक की घुमाव दिशा को, प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और माध्यिका मध्य में जो उंगली स्थित है वो करती है धारा की दिशा या फिर ईएमएफ की दिशा को इंगित करती है। यही कौन सा है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि धारा की दिशा किस ओर है या फिर ईएमएफ की दिशा किस ओर है, ठीक है ना। तो सभी को समझ में आ गया कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होता है। और इस नियम के अनुसार अपने समझते हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या फिर घूर्णन दिशा को दोनों में से किसी एक को चेंज कर दिया जाता है तो धारा की दिशा भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पर मेरे पास एक एन पोल बन रहा है और यहाँ पर एस पोल बन रहा है। इनके ऊपर क्या है, फील्ड वाइंडिंग लपेटी गई है और ये चालक है। अगर मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ, इसको सप्लाई दे रहा हूँ फील्ड पोल को, यानी इसको मैं प्लस दे रहा हूँ, इसको क्या है माइनस दे रहा हूँ। तो इस नियम से यह भी ज्ञात होता है कि अगर आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चेंज करते हो, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चल रही है, प्लस दे रहे हैं, एस बन रहा है, माइनस से एन बन रहा है, तो यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, ठीक है। तो धारा की दिशा चेंज, यानी फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे चेंज होगी, यानी इसको मैं प्लस दे दिया, इसको क्या दे दिया माइनस दे दिया, तो यहाँ पर कौन सा पोल बन रहा है, एस बन गया, यहाँ पर क्या बनेगा एन बनेगा। तो धारा की दिशा क्या होगी, चेंज होगी। पहले जो
बल रेखाएं थी वो एन से एस की ओर ऐसे जा रही थी, अब क्या जाने लगेगी, ऐसे जाने लगेगी। तो क्या होगा कि इसके साथ साथ जो धारा की दिशा है वो भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि दूसरा स्टेप क्या है कि अगर आप घुमाव दिशा, यानी घुमाव दिशा ऐसे है तो इस तरीके से पोल जनरेट हो रहे हैं। तो अगर आप घूर्णन दिशा क्या करते हो, चेंज करते हो, तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर बन जाएगा और माइनस यहाँ पर बन जाएगा। इस नियम से अपने ये भी कह सकते हैं, देखो कैसे होता है कि घूर्णन दिशा क्या है, इस साइड है, तो धारा की दिशा किस हो रही है, आप और आ रही है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है इस तरीके, यानी एन से एस की ओर। उधर कौन सा पोल है, एस पोल है, इधर क्या है, एन पोल है। ठीक है, अब जैसे क्या होगा, मैं धारा की दिशा, ये घूर्णन दिशा चेंज करता हूँ, घूर्णन दिशा क्या करता हूँ, अब ऐसे घूम रहा है, अब क्या कर दिया मैंने, ऐसे, तो ये इस तरीके से घूम रहा है, तो यानी धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, चेंज होगी। और धारा पहले इस साइड जा रही थी, अब क्या जाने लगी, इस साइड, यानी एन पोल इधर आ गया, एस इधर चला गया। पहले क्या था, एस इधर था, एन इधर था। तो ये है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल के क्वेश्चन जो कुछ ही क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 ही। सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि राइट हैंड रूल किस काम में लाया जाता है, तो धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए या फिर ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए। अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है, चालक की घुमाव दिशा को। प्रथम उंगली किसको प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और मध्य का जो माध्यिका है वो किसको प्रदर्शित करती है, तो आपको बताना है कि उत्पन्न ईएमएफ या फिर उत्पन्न धारा की दिशा को चेंज करती है। और नोट में आप ये बात जरूर लिखेंगे कि या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चेंज कर दी जाए या घुमाव दिशा चेंज कर देने के अर्थात है उत्पन्न ईएमएफ की दिशा भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। तो आज की क्लास में इतना ही, और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।